नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 सीरीज में आज हम करेंगे आगे का सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। 2022 के जो इंपॉर्टेंट पैराडाइम्स उनको हम यहाँ देखेंगे। साथ ही साथ जानेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे करंट अफेयर्स आ रहा है। अगर आप इसके पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल सिक्का पे। बात करते हैं क्वेश्चन 121 की। 120 क्वेश्चन हम अभी तक कर चुके हैं। फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी डू नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। याद होगा अभी आपको, जुलाई में जस्टिस रॉइंटन ने या इनफैक्ट पूरी बेंच ने इस पूरे के पूरे 97th अमेंडमेंट को हटाने की बात की थी, लेकिन उसमें कुछ सेक्शंस छोड़ दिए थे। उसमें एक ये भी था कि फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन इंडिया इज़ अ फंडामेंटल राइट। लेकिन अगर हम बात करें कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के एम्बिट में आती है नहीं आती, तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सिंपल है कि जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनती है तो वहाँ पे पब्लिक जो मनी है वो इन्वॉल्व होता है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो इन्वॉल्व होता है, इसलिए उसको आरटीआई में रखना नेसेसरी है। ठीक है, तो इट कम्स इनटू आरटीआई। तो यहाँ पे केवल वन करेक्ट है। मुलगांव का प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। बहुत इंपॉर्टेंट है मुलगांव का प्रिंसिपल किससे यहाँ पे एसोसिएटेड है। कंटेम्प्ट का बार बार बात चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में कहा है कि मुलगांव का प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए जब भी बात आएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। ठीक है, तो कंटेम्प्ट की बात की जाती है कि कंटेम्प्ट किस तरह से डिसरिस्पेक्ट करना है, मतलब आप कोर्ट को कर रहे हो। ऐसे में आर्टिकल 261 भी यही कहता है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मुलगांव का प्रिंसिपल्स क्या है। यहाँ पे मुलगांव का केस आया था जिसमें कहा था कि अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है, क्रिटिसिज्म जो है वो अगर अगर वो पॉजिटिव इन नेचर है तो वहां पे हम कोई भी कंटेम्प्ट नहीं लगाएंगे। बिकॉज वहां पे मुलगांवकर जो थे वो एडिटर थे इंडियन एक्सप्रेस के, उनको गिल्टी नहीं करार किया गया था कंटेम्प्ट का, क्योंकि उन्होंने अपने ही राइट्स को एक्सरसाइज किया था। तो वहां से हम मुलगांवकर प्रिंसिपल की बात करते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है वो किसी तरह का कंस्ट्रक्टिव है या फिर वो क्रिटिसिज्म मलाइन करने के लिए किया जा रहा है, तो इंटेंशन देखी जाती है उसके पीछे की। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल एसोसिएटेड है वो कंटेम्प्ट से। चलते हैं 123 की तरफ। विद रिगार्ड टू रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। President can issue the removal order only after an address by Parliament. Constitution regulates the procedure relating to removal of judge by process of impeachment. ठीक है, किस तरह से। देन उसके बाद आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रेगुलेट्स द प्रोसीजर रिलेटिंग टू रिमूवल बाय प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, यहाँ पे रिमूवल का पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो किया जाता है। देखो, सबसे पहली बात आप देखेंगे कि जो ऑर्डर जब तक प्रेसिडेंट का नहीं आएगा तब तक नहीं रिमूव किया जाएगा। ऑर्डर कैसे आएगा? जब पार्लियामेंट उस रिमूवल पे चर्चा कर लेगी। अच्छा, ये कैसे आता है ऑर्डर? जो है ये आता है जजेस इंक्वायरी एक्ट के चलते, जो रेगुलेट करता है कोर्ट के रिमूवल को। यहाँ पे हमने क्या देखा था, क्वेश्चन लिखा है प्रोसीजर रिलेटिंग टू रिमूवल प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। बिल्कुल वो प्रोसीजर कहाँ मेंशन है? वो मेंशन है बेसिकली रिमूवल जो है वो मेंशन है आपके जजेस इंक्वायरी एक्ट में। ठीक है, तो सिंपल है कि एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, दोनों हाउसेस की टोटल मेंबरशिप चाहिए, 2/3 प्रेसिडेंट वोटिंग चाहिए। ठीक है, प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, ये दो ग्राउंड्स है, याद रखना। इन ग्राउंड्स पे रिमूवल किया जाता है। बहुत सिंपल है, पहले भी डिस्कस किया हमने। विद रिगार्ड टू लोक अदालत कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज वन ऑफ द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म वेयर डिस्प्यूट पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ आर सेटल्ड एमिकेबली विदाउट any expense of litigants. Exactly. They have been given statutory status under legal National Legal Service Authority या फिर Legal Service Authority Act of 1987. ठीक है, award is deemed to be decree of civil court and is final and binding on all parties. करेक्ट है, बिल्कुल ऑल आर करेक्ट। बहुत सिंपल है, लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए लाया गया था कि जुडिशरी से जो बर्डन है वो कम हो जाए। और वो बर्डन कैसे होगा? वो तब होगा जब लोक अदालत अपने लेवल पे सिविल मैटर्स को डील कर लेंगी। सिविल मैटर के जो केसेस है वो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग है। अगर आप लोक अदालत जाते हैं तो इसका मतलब इसके बाद अब आप यहीं पे इस मैटर को खत्म करना चाहते, मतलब यही ये आपका डिस्प्यूट रिड्रेसल हो चुका है। इसी को हम एडीआर भी कहते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। क्लियर है? अब रिसेंटली छत्तीसगढ़ बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इनॉग्रेट स्टेट लेवल ई लोक अदालत। ये पीछे की अभी थोड़े समय पहले की न्यूज है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। एसीआई के बारे में बताना है। एसीआई सेट फॉर ग्रेडिंग ऑफ आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्रेडिशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स। एसीआई इट विल बी हेडेड बाय चेयरपर्सन हु विल बी यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड जस्टिस, लॉ मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स आप देखेंगे। सॉरी, जो इट इज नॉट अंडर
यूनियन लॉ मिनिस्ट्री इट इज़ बेसिकली एन इंडिपेंडेंट बॉडी। ध्यान रखिएगा कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो चेयरपर्सन बेसिकली इसको हेड करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के एक जज होने चाहिए, कोई जज रहने चाहिए, ठीक है, तो वो इसको हेड करेंगे। क्लियर है? तो इसको हम यहाँ पे लेके जाएंगे एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। तो आर्बिट्रेशन के लिए प्रोमुलगेशन हुआ था 2021 में। अब ये कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद आया था, यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश की गई है। सिंपल है। चलते 126 पे, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डिलिमिटेशन कमीशन। इट इज अपॉइंटेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. It works in tandem with the Election Commission of India. It has to determine number of boundaries of constituency in such a manner that population of all seats are same approximately. बहुत सिंपल है। आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट क्या है, कौन अपॉइंट करता है डिलिमिटेशन कमीशन को, इनकरेक्ट, ठीक है। टेंडम विद इलेक्शन कमीशन, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट। बात करते हैं, अब यहाँ पे ऑप्शंस लगा के देखते हैं। 2 and 3 आपसे इनकरेक्ट पूछा है, 1 ओनली इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ए इज इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो है डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करते हैं। कमीशन के मेंबर्स एक रिटायर्ड जज होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं रेस्पेक्टिव स्टेट्स के। इलेक्शन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 प्रिस्क्राइब्स दैट टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर बाय कैंडिडेट शैल नॉट एक्सीड मैक्सिमम लिमिट। पहली चीज, एनी चेंज इन रूल रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। करंट एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर स्टेट एंड पार्लियामेंट इलेक्शन डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। इलेक्शन रूल्स प्रिस्क्राइब करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है मैक्सिमम लिमिट से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बात सही है। यहाँ पे ऑल आर करेक्ट हैं, क्योंकि देखिए सेकंड में आप देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अप्रूवल लेना पड़ता है, और करंट लिमिट है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं ना, स्टेट में कॉन्स्टिट्यूंसी का साइज कितना बड़ा है, कितनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें। तो देखते हैं एक बार, इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन है, पोल एक्सपेंडिचर पे आता है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो अप्रूव करती है, 10% इंक्रीज जो है वो इलेक्शन कैंपेन में आ जाता है, अभी हाल ही में हुआ है। रूल 90 है, वो बताता है कि टोटल लिमिट से ऊपर नहीं जाना है, कोई भी रूल में चेंज होना है तो आपको मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब ये बेसिकली अलग अलग केसेस में अलग अलग स्टेट के लिए एक्सपेंडिचर लिमिट फिक्स की जाती है, क्योंकि स्टेट के साइज पे, पॉपुलेशन के साइज पे डिपेंड करता है। कई बार कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत बड़ी होती है ना, पॉपुलेशन बहुत स्प्रेड होती है, तो 150 किलोमीटर तक कॉन्स्टिट्यूंसी चल जाती है। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो 20-25 किलोमीटर में खत्म हो जाएगी, तो फिर ऐसे केस में ये जो है वो वेरी करता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। क्या है वर्ल्ड इलेक्शन बॉडी को लेकर, और ये 2021 में भी न्यूज़ में थी। लार्जेस्ट एसोसिएशन है इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज की वर्ल्ड वाइड। इंडिया इसका चेयर बना था और इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट वियना ऑस्ट्रिया में है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे 3 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि साउथ कोरिया में है बेसिकली इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट। ये बेसिकली जितने भी इलेक्शन कमीशन है ना पूरे वर्ल्ड की, वो मिलती हैं एक दूसरे के साथ, बेस्ट प्रैक्टिसेस डिस्कस करती हैं। अभी हाल ही में भारत को चेयर बनाया गया था, भारत के चेयर का साल ये खत्म हो रहा है, तो इसलिए क्वेश्चन अभी भी वैलिड है। अगले साल आपको फिर कोई नई चेयर यहाँ पे दिखेगी। एक इसका इंडिया ए वेब सेंटर भी स्टैब्लिश किया गया न्यू दिल्ली में। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं कि अच्छे से इलेक्शंस कैसे किया जाए। यानी वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, उनकी इलेक्शन बॉडीज आके मिलती हैं, इलेक्शन कमीशन जो भी होती है नाम उनके, वो आके मिलती हैं, चर्चा करती हैं कि किस तरह से इलेक्शन जो है अच्छे से कराए जाए। इलेक्शन की बात है तो ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल की भी चर्चा कर लेते हैं। ओपिनियन पोल वो होता है जो बैलेट डालने से पहले आपसे पूछा जाता है, हाँ आप किसको वोट देंगे, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। वेयर एज एग्जिट पोल जो है वो इलेक्शन के बाद पूछा था, जब आप अपना बैलेट कास्ट कर लेते हैं। बात बिल्कुल सही है, ओपिनियन पोल पहले पूछा जाता है, एग्जिट पोल एग्जिट के टाइम पे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई भी ओपिनियन पोल जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं बात की जाएगी जहां ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है। तो यानी इससे क्या है कि अगला जो जहां पे इलेक्शन होना है वो वहां पे कोई वोटिंग बिहेवियर ना चेंज करें। तो ऑलरेडी अभी देखिए, आप पहले क्या होता था, देश एक साथ वोटिंग पे जाता था, अब अलग अलग फेजेस में जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि एक जगह पे आप वोटिंग चल रही है, दूसरी जगह पे आप ओपिनियन पोल कर रहे हैं। तो ओपिनियन पोल अभी चल रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना यूपी के आंकड़े आने लग गए हैं कि यूपी में बीजेपी को इतनी सीट मिलेगी, सपा को, तो वो ओपिनियन पोल के ही आंकड़े हैं कि आप किसको वोट देंगे। ये हो सकता है कि बाद में जब आप वोटिंग करने जाएं तब तक आप चेंज हो जाएं। तो ओपिनियन में आपने कह दिया कि मैं ये पार्टी को वोट दूंगा, लेकिन जब आप वोट डालने का आप किसी और को दें, तो इतने मैटर नहीं करते। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है। ओपिनियन पोल पहले कर लिया जाता है, जो आजकल यूपी में हो रहा है। एग्जिट पोल आएगा जो बाद में जब आप वोट डालेंगे तो आपसे क्या वोटिंग बूथ के बाहर पूछा जाएगा। अच्छा, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो फाइनल फेज जब खत्म हो जाता है, जब सारे इलेक्शन हो जाते हैं शाम को 7 बजे के बाद, उस दिन लास्ट फेज के बाद पब्लिश किए जाते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये रेगुलेट कहाँ से होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 126A से रेगुलेट होता है। कहा जाता है कोई भी पर्सन जो है
वो एग्जिट पोल नहीं पब्लिश करेगा, ओपिनियन पोल नहीं पब्लिश करेगा जब अभी इलेक्शन चल रहे हैं, मतलब जो भी इलेक्शन के ड्यूरेशन नोटिफाइड हैं। क्लियर है? If a person found guilty of breach or contempt of either house of parliament, which of the following punishments can be given? एडोमिनेशन, रेप्रीमेंट, बुला के डांटा जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है हाउस से, एक्सपेल किया जा सकता है हाउस से। ठीक है, तो ऑल आर करेक्ट। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के केस में ये चारों मैटर्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है ग्रेविटी ऑफ ब्रीच क्या है। तो किसी किसी केस में सिर्फ डांट दिया, एडोमिनेशन कर दिया, किसी में सस्पेंड कर दिया, किसी में डिसमिसल कर दिया। ठीक है, राइट्स और इम्यूनिटीज यहाँ पे जो दी जाती हैं आप मुझे बताएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से 2 आर्टिकल्स हैं जो लोग मतलब पार्लियामेंट के केस में और स्टेट लेजिस्लेचर्स के केस में इस पूरे के पूरे प्रिविलेजेस के मैटर को रेगुलेट करते हैं। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे और मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पीडीएफ इसके आपको मिल जाएंगी, तो पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि देखते हैं आप जो मैं इसके आपको मॉडल आंसर्स देता हूँ, मतलब जो आपके एग्जाम आपको फाइनल आंसर्स के साथ जो स्लाइड्स होती हैं उसमें बहुत डिटेल्ड एनालिसिस होता है, डिटेल्ड उसमें कंटेंट होता है। तो उसको ज़रूर डाउनलोड करके पढ़िए, प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।